हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसके क्या क्या मोड्स हैं वो हमने देखे थे। आज हम देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। हमने ये भी देखा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से डिराइव होती है, अथॉरिटी से। क्योंकि अथॉरिटी होती है तभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है और तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होता है। अब वैसे ही अकाउंटेबिलिटी किससे निकलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। तो जवाबदेही तभी बनती है जब आपको कोई काम दिया गया है, आप किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड देन ओनली यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहाँ से निकलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देखिए, अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लायबिलिटी क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ अथॉरिटी. It is the answerability for performance of assigned duties. Accountability is concerned with the fact that each person who is given authority and responsibility must recognize that the executive above him or her will judge the quality of her performance. ठीक है, परफॉर्मेंस उसके साथ रहेगा, वो उसके लिए लाइबल रहेगा. By accepting authority, a person denotes the एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पर जो इंसान डेलीगेट कर रहा है वो क्या करता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो और अकाउंटेबिलिटी भी लो. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे कोर बिहेवियर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैनेजर्स की दर्शाते हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले है सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस. हर एक मैनेजर को उसका जो टीम मेंबर है उसके क्या क्या रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सको, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सको. इसलिए सबसे पहला क्या है, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस. सेकंड क्या है, प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल फीडबैक. हर एक बंदे का परफॉर्मेंस जो है आपको मेजर करना है. ओवर द टाइम आप मेजर करके उसके बाद इवेल्युएट करोगे कि उसने कितना अपना टारगेट पूरा किया. वो जो रिस्पॉन्सिबल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी कि टारगेट्स के रूप में, न्यूमेरिक टर्म्स में आप गोल्स के रूप में बता सकते हैं. तो अगर आपने ऐसा किया है तो उन टारगेट्स पे इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स जो हैं दोनों आपने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं. ठीक है, अगर हम इस तरह से हर एक एम्प्लॉय को रिव्यू करेंगे और उसका फिर फीडबैक तैयार करेंगे तो वो आपका एक तरीका होगा जिससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सको. तीसरा है इस्टेब्लिशिंग द वर्क प्लेस हेरारकी. हेरारकी जो है नॉर्मली तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का और मतलब बहुत लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये चीज़ जो है ये आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर आपने ऑटोनॉमस ग्रुप्स बना दिए, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स बना दिए तो वो लोग सब अपने फ्रीडम के लिए डिस्प्यूट्स करेंगे. तो यहाँ पर आपको अगर कंट्रोल रखना है तो उसको हेरारिकल एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा ताकि आप हर एक मेंबर को पता हो कि उसके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कहाँ हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये ज़रूरी है देखना. नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन टीम कोहेंशन. टीम कोहेंशन क्या होता है, अकाउंटेबल मैनेजर्स फोकस ऑन द कोहेंशन ऑफ देयर टीम. As employee who work well together often feel naturally motivated to be accountable to each other. जो बहुत highly motivated group होता है, जिनको growth और progress करना है, जिनके काफ़ी स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं परफॉर्मेंस के, वो क्या करते हैं, वो एक वैसे भी नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं. तो यहाँ पर वो एक दूसरे को ग्रुप गोल्स के बारे में रिमाइंड भी करते हैं और इसी चक्कर में क्या होता है, उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन डेवलप होता है. एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे टाइमली जिसका कि दूसरे के काम में और डिसीजन में फ़र्क आएगा, तो वो उसको क्या है जल्दी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर फोकसिंग ऑन टीम कोहेशन का मतलब क्या है कि आप एज अ मेंबर, मोटिवेटेड मेंबर, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंटेबल हो, तो नेचुरली आपको ये लगेगा कि आपके ग्रुप मेंबर्स के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो. तो कोई भी काम में अगर आपकी तरफ से डिले हो रहा है तो आप उनको वेल कम्युनिकेट कर दोगे. नेक्स्ट है आपका लीडिंग बाय एग्जाम्पल.
तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, simply leading by example simply means that you should follow the same expectations you hold for your team. आपको लीड करना होता है, आपको एग्जाम्पल अपने ग्रुप के लिए बनाना पड़ता है, तभी वो देखकर आपको और वो मोटिवेटेड रहेंगे. तो यहाँ पर आपके लिए क्या ज़रूरी है कि डे टू डे में आप जैसा काम करते हैं वैसे ही आप गोल्स दूसरों के लिए भी तैयार करते हो, जो वो देख के और फिर वो भी उसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग ग्रोथ. आइडेंटिफाई करना, क्या आइडेंटिफाई करना है, आपकी अपने टीम्स के स्ट्रेंथ और स्किल्स को, स्ट्रेंथ और स्किल को आप आइडेंटिफाई करो. ठीक है, इनको जब आप आइडेंटिफाई करोगे तभी क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कि ये जो हैं ये आपके कोर है, और यहाँ कोर है इसीलिए ये किसी भी बंदे के जो है ये पर्टिकुलर स्किल है जो उसके लिए आगे ग्रोथ का काम करेगी. तो आप उसी को मोटिवेट करो उसी चीज़ के लिए, ताकि वो आगे प्रोजेक्ट्स और रिसोर्सेज भी आपके हेल्पफुल रहें. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये अपन ने अच्छे से कर लिया है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है. हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिराइव होता है. तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और फिर अकाउंटेबिलिटी आती है. ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरफ चलते हैं. डेलीगेशन क्या होता है, और उसके बाद हम पहले तो हम अथॉरिटी देखेंगे, क्योंकि इसको डेलीगेशन समझने के लिए आपको अथॉरिटी पहले समझना है. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये तीनों पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम अथॉरिटी समझते हैं. अथॉरिटी क्या होता है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है. हाँ, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी इन मैनेजमेंट. तो इसके अंदर देखो, इन मैनेजमेंट अथॉरिटी में बी डिफाइंड एज द राइट टू गाइड एंड डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ अदर्स. आपके पास वो राइट है कि आप लोगों को ऑर्डर्स दे सको, उनको डायरेक्ट कर सको कि उन्हें किस तरीके से काम करना है या बता सको. ठीक है, तो ये हो गया आपका कि राइट टू गाइड एंड डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ अदर्स एंड टू सिक्योर फ्रॉम देम रिस्पॉन्सेज विच आर अप्रोप्रिएट फॉर द अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. ठीक है, आपको जैसा काम उनसे करवाना है वो आप उन्हें करवाओगे. नेक्स्ट है, इट इज़ द राइट टू यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड मेक डिसीजंस. आप ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो और डिसीजंस भी ले सकते हो. ठीक है, अथॉरिटी इज़ द राइट टू डिसाइड एंड डायरेक्ट अदर्स टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज़. वही है कि आपको डिसीजन की राइट्स मिल गई, रिसोर्सेज और को यूज़ करने की राइट मिल गई. तो ये सारी राइट्स आप किस लिए करते हो, ताकि लोगों के एक्शंस को, उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कर सको. ठीक है, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी पे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी. द अथॉरिटी गिवन टू द पोजिशन, the authority given to a position is legal and legitimate. Obviously authority कहाँ से आती है, रैंक से आती है, पोस्ट से आती है. तो ये लीगल होता है और क्या होता है, लेजिटिमेट होता है. इट इज सपोर्टेड बाय ट्रेडिशन, लॉ और स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी. तो जो अथॉरिटी है वो लीगल होता है और फॉर्मल होता है एक तरह से. ठीक है, नेक्स्ट है, द अथॉरिटी इंजॉयड बाय अ पोजीशन इज नॉट अनलिमिटेड. ऐसा नहीं है आपको अगर कुर्सी पे बिठा दिया तो आपके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है. आपकी अथॉरिटी किससे लिमिटेड होती है, जो भी आपके फर्म के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हैं उससे बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते हो. तो अथॉरिटी कैसी है, अनलिमिटेड नहीं होती है. उसकी एक्सटेंट और उसकी लिमिट्स किससे होती है, रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज के कारण डिसाइड होती है. नेक्स्ट है आपका, authority is a relationship between two individuals, superior or subordinate. The superior frames and transmits decisions. तो यहाँ पर हम किस चीज़ का देख रहे हैं, यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप अथॉरिटी के कारण होता है, वो है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप. अथॉरिटी इज़ यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना है कि वो काम सही तरीके से करें.
काम को उस तरीके से किया जाए ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों। अब यहाँ पर एक चीज़ उसने और बोली कि एक्शंस एंड बिहेवियर्स जो है किसके, सबऑर्डिनेट्स के, ये भी उसी चीज़ को बता रहा है कि लाइंस ऑफ अथॉरिटी जो होता है वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको गाइड करता है कि आपको कौन कौन से काम कितने टारगेट में पूरे करने हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं। अब ये जो 7th पॉइंट है उस पे आओ। अथॉरिटी इन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव थिंग बट इट्स एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? यूं तो वो ऑब्जेक्टिव चीज़ है बट सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है। अब इसमें हमने एक चीज़ देखी, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। अभी हमने पहले अथॉरिटी देखी, इससे पहले इन लोगों ने प्रीवियस जो आपका सिलेबस था उसके अंदर इन्होंने लाइन बाय लाइन दिया था। पहले अथॉरिटी थी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। इस वाले पीडीएफ में, इस वाले कोर्स में अब आपको पहले उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, फिर अकाउंटेबिलिटी बताई और अब अथॉरिटी बता रहे हैं। ठीक है, अब लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी से हम क्या समझते हैं? हमें पता है लाइन अथॉरिटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइन मैनेजर्स की। तो लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने ये भी देखा था कि वो ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं, लाइन मैनेजर्स। दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और वो चेन जो है, स्टैंडर्ड चेंज ऑफ कमांड को स्टार्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से और वो उस पॉइंट तक जाता है जहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। ठीक है, स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है? स्टाफ की हमने बात की, तो स्टाफ क्या होता है? स्टाफ तो भाई आपके सर्विसेज और एडवाइस देता है। स्टाफ क्या करता है? सर्विसेज और एडवाइस देता है किसको? लाइन मैनेजर्स को, कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए जो है उनको अथॉरिटी मिलती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन जो है मतलब डेलीगेट क्या कर रहे हो? आप दे रहे हो। डेलीगेशन मतलब देना। क्या देना? आप अपने रूटीन डिसीजंस करने की अथॉरिटी पास ऑन कर रहे हो सबऑर्डिनेट्स को। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप वैसे ही बिजी हैं, आपको दूसरे बहुत से पॉलिसी मैटर्स में अपना काम देखना है, तो जो रूटीन काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पास कर रहे हो। तो यहाँ पर डेलीगेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ सुपीरियर ग्रांट्स सम डिस्क्रिशन टू अ सबऑर्डिनेट। द सबऑर्डिनेट मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुपीरियर। मान लीजिए आपके सुपीरियर ने आपको किसी मीटिंग में अटेंड करने को भेजा, ठीक है, तो आप अटेंड करने का राइट तो है आपको उनके बिहाफ पर, बट वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आप को जितना काम दिया गया है आपको उसके बाहर काम नहीं करना है, विद इन द लिमिट्स जो सुपीरियर काम करवा रहा है उसी में ही करना है। नेक्स्ट है, अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट द एंटायर अथॉरिटी। अगर उसने सारी की सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी तो सबऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? सुपीरियर। उसको कौन पूछेगा फिर? तो वो सारे काम नहीं डेलीगेट कर सकता। ठीक है, जनरली अथॉरिटी रिगार्डिंग रूटीन डिसीजंस एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अथॉरिटी किसके लिए दी जाती है? रूटीन डिसीजंस के लिए और एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विच इज डेलीगेटेड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। द एबिलिटी फिलोसफी, मतलब कितना वो डेलीगेट करेगा ये किस पे डिपेंड करता है कि वो उसका सबऑर्डिनेट पे कितना कॉन्फिडेंस है, जो सबऑर्डिनेट है वो कितना कॉम्पिटेंट है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं और कितना उसका मैनेजमेंट के हिसाब से उनके इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि आपको ये इतना कर सकते हो, तो वो इसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अथॉरिटी पास ऑन कर रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th पे, डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। रिडक्शन का ये अथॉरिटी जो हमने डेलीगेशन किया इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर की अथॉरिटी कम हो गई। ठीक है, तो वो कभी भी अपना कंट्रोल या पावर लूज नहीं करता है डेलीगेशन के थ्रू, वो कभी भी उसको रिड्यूस कर सकता है, एनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है या पूरी की पूरी वापस ले सकता है।
ठीक है, हर हाल में जो सुपीरियर है वो सुपीरियर ही रहता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन में बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही हो, और जनरल मतलब पूरे जो रूटीन डिसीजंस है उनके बीच में रिटर्न, इम्प्लाइड, फॉर्मल, इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर ने डेलीगेट कर दिया और आराम से बैठ गया। ठीक है, वो सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज़ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो मैनेजर कैन escape from his obligation by delegating authorities to manager. तो देखिए नेक्स्ट क्या है, डेलीगेशन स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो डेलीगेशन जो है वो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर डेलीगेशन का मतलब नहीं है कि जो सुपीरियर है वो अपना काम छोड़ के बैठ जाए, उसको वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ के बैठ जाना, कोई भी मैनेजर ऐसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अगर डेलीगेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वर्कलोड कम हो जाता है ना। हम दूसरों को नॉर्मल चीज़ों का तो डेलीगेशन कर रहे हैं, तो एज अ मैनेजर आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप अपना यूज़ कर सको। ठीक है, आप अपने क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मैटर्स में आप अपना जो है डिसीजंस देख सकते हो। नेक्स्ट है आपको हर बात के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं हर बार के लिए, हर चीज़ के लिए सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सुपीरियर को अप्रोच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स है उनको काम मिलता है तो उनके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोटिवेशन और मोरल मिलता है कि हम कोई काम के हैं, हमें भी काम आ रहा है, क्योंकि उनको वो काम मिलता है, उनको फ्रीडम मिलती है काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा by clearly defining the authority and responsibility a manager can maintain healthy relations with them। तो हेल्दी रिलेशनशिप क्यों मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बराबर दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, रूटीन काम दे रहे हो, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है, तो यहाँ पर आपका जो है हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन बाइंड्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है इसके अंदर। हर जगह आपको डेलीगेशन जो है वो क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, जहाँ पर मैनेजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को रूटीन के काम जो है वो डेलीगेट कर रहा है। डेलीगेशन enables a manager to obtain specialized knowledge and expertise of subordinates। ठीक है, यहाँ पर आप सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप, जो आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और एक्सपर्टीज है सबऑर्डिनेट्स का, उसके हिसाब से आप काम ले सकते हो उनसे, तो आप उनके लिए भी ग्रोथ कर रहे हो और अपना काम भी इजी कर रहे हो। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं स्टेप्स। तो आपको इस पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है डेलीगेशन का, लास्ट स्टेप क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमको क्या रिजल्ट चाहिए, हमें क्या क्या काम करवाना है हमारे सबऑर्डिनेट्स से। तो हमें कौन सा काम है जो हम डेलीगेट कर सकते हैं वो हम बाद में करेंगे, पर पहले ये सोचेंगे हमें क्या काम, हम क्या चाहते हैं अपने मैनेजर, अपने सबऑर्डिनेट्स से। ठीक है, तो वो देखना ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब आप पहले आपने देख लिया मुझे काम कितना देना है, फिर आप ये बोलोगे कि किससे मैं ये काम कराऊँ, तो उस बंदे को ढूंढोगे जो ये काम आपको करके देगा। तो ये जो मैनेजर है देन असाइंस द स्पेसिफिक ड्यूटीज़ और टास्क टू ईच सबऑर्डिनेट। और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते टाइम फिर हम क्या करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे, वो बंदा क्वालिफाइड है कि नहीं, जो मैं काम दे रहा हूँ उसके लायक है कि नहीं, एक्सपीरियंसड है कि नहीं, सीखने का एप्टीट्यूड है कि नहीं उसमें, तो ही हम उसको आगे डेलीगेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, तो ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी मतलब आपने ऊपर सोच लिया कि मुझे इतना काम देना है, अब वो काम करने के लिए आपको अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी ना। और क्योंकि हर जगह हमने ये बार बार रिपीट किया है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने अथॉरिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी इफेक्टिव नहीं है, और वाइस वर्सा, वो दोनों तरफ से इफेक्टिव नहीं है।
ठीक है, आपने अथॉरिटी दे दी, तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, उस बंदे को काम करने की अथॉरिटी दे दी। अब क्या कर रहे हो आप, अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो, उसको बता रहे हो कि तेरे को इतने दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में मेरे को ये फलानी रिपोर्ट बना के देनी है। तो आपने क्या कर दिया, टारगेट सेट कर दिया, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, और अब आप उससे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो कि वो बंदा, वो आपका जो काम है वो आपको करके दे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ड्यूटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीन क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं डेलीगेशन के। ठीक है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, ड्यूटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ड्यूटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ सकते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब आगे के क्लास में हम डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन से स्टार्ट करेंगे।